हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। आज इसमें हम करने वाले हैं MHI 8 की यूनिट नंबर 1। ठीक है, हिंदी मीडियम में हमारी वीडियो होने वाली है और इसमें जितनी भी यूनिट है सारी ही आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी यूनिट मिल जाएंगी। देखिए गाइस, इसमें सबसे पहली जो यूनिट है इसका सबसे पहले टाइटल हम जान लेते हैं। टाइटल है प्राकृति मानव अंतर संबंध या फिर अंत संबंध। ठीक है, दोनों चीज़ एक ही हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो मानव है, मानव का प्रकृति के साथ क्या संबंध है। ठीक है, सीधे तौर पे इसमें यही बताया गया है कि इंसान जो है प्रकृति के साथ कैसे खिलवाड़ करता है, कैसे उसके साथ रहता है, कैसे उसने उसको प्रयोग में लिया। ये हमारी वैसे हिस्ट्री ही है और साथ में इकोलॉजी इसमें मिक्स की गई है एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, एनवायरनमेंट इन इंडिया। लेकिन क्या हुआ कि हमने काफ़ी टाइम में देखा है, जैसे कि हम बात करें आदिकाल की, क्योंकि हिस्ट्री है तो सबसे पहले हम आदिकाल से ही बात करेंगे। आदिकाल में जो है मानव प्रकृति के अनुसंधान का निदान प्रकृति द्वारा हो रहा था, जैसे हमने नोटिस भी दिया। इसके कोई भी नोट्स प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे आपको, ये सिंपल सी जो है वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। देखिए, आदिकाल में क्या हुआ कि मानव जो है नेचर के साथ काफ़ी अच्छा तालमेल उसका रहा था। प्रकृति के द्वारा ही वो जो है अपना जो भी काम उसका होता था वो प्रकृति के द्वारा ही करता था। कालांतर में देखिए हमें इसमें बदलाव देखने को मिलता है, जैसे कि मानव जो है मतलब जो प्राकृतिक चीज़ें थी, जैसे पेड़ पौधे पत्थर, कुछ भी चीज़ हो सकता है जो कि मैं प्राकृतिक है, उसको जो है अपने लिए मतलब वो सुलभ बना सका, उसको सक्षम कर सका, उसे अपने प्रयोग में ला सका अच्छे तरीके से, और उसी तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहा था। मानव और प्रकृति के संदर्भ में परिस्थिति का अपना अलग महत्व है। यहाँ परिस्थिति का महत्व अलग इसलिए होता है क्योंकि देखिए पहले यहाँ पे मतलब हमें देखने को मिलता है कि पहले मानव जो है सीधे सीधे मोटे मोटे पत्थरों को अपना हथियार बनाता था, लेकिन जैसे जैसे मानव का IQ लेवल बढ़ता गया, उसकी समझ बढ़ती गई, उसने जो है पतले पत्थरों को इस्तेमाल करता चले गया। जैसे चीरफाड़ करने के लिए अलग पत्थर थे और किसी के ऊपर वार करने के लिए अलग पत्थर थे, उनके बारे में भी हम आगे भी यहाँ बात करेंगे। इसने क्या हुआ कि इसने जो है मानवीय विकास के इतिहास को निर्धारित किया। इसी ने ही जो है मानवीय एक तो मानव के विकास को, साथ साथ में उसके दिमाग को भी, इन दोनों ही चीज़ को उसने डेवलप किया। 19वीं सदी में चार्ल्स डार्विन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है सबसे पहले मानवीय विकास पर प्रकाश डाला। इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा पर्यावरण को अच्छे तरीके से समझा है मानव के संबंध में। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने जो है मानवीय इतिहास पर प्रकाश डाला और उसके इतिहास को अच्छे तरीके से समझा। उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि जो नई प्रजातियों के अनुकूल में उनकी उत्तरजीविता को प्रभावित किया। यहाँ पे हम काफ़ी सारी प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। इन्होंने बताया कि मतलब जैसे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पुरानी प्रजाति हैं उसमें हम वही चीज़ सालों साल से दोहराते आ रहे थे, लेकिन चार्ल्स डार्विन ने जो है नई प्रजातियों के बारे में भी उस चीज़ को महत्व दिया, नई प्रजाति के जो थी उन चीज़ों को प्रभावित किया और साथ में प्रकाश में डाला। चार्ल्स डार्विन ने जो है उसको योग्यतम की उत्तरजीविता की संज्ञा दी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि इन्होंने जो है उसको योग्यता की उत्तरजीविता की संज्ञा दी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि परिस्थिति के अनुसार से मतलब है कि स्वयं को ढाल लेने की मानवीय विशेषता। मानव जो है उसके अंदर एक खास बात होती है कि वो हर एटमॉस्फेयर में या फिर कोई सा भी वातावरण हो कैसा भी, उसमें वो अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही बात है कि प्रकृति के अनुसार जो है हर परिस्थिति के अनुसार जो है मानव ने अपने आप को ढाल लिया। साथ में औजारों के आधार पर भी जो है मानव ने इस चीज़ को समझा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी पत्थर कैसे, जैसे ऐसे पत्थर बड़े बड़े थे। अभी जैसे हम बात करते हैं प्रकृति के अन्य जीवों की तरह मानव भी अपना जीवन यापन आदिकाल में शिकार व कंदमूल संग्रह से करता था। कंदमूल वगैरह वो होता है जो कि हमें नेचर से मिलती हैं और ये मिट्टी के नीचे से खोद के, खासतौर पर हमें कम ईजी भाषा में जड़ें कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि मानव जो है अपना जीवन यापन जो करता था वो एक तो शिकार से करता था, साथ में कंदमूल संग्रह मतलब होता है कि चीज़ों को जमा करना, इनके आधार पर वो अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि ये सब चीज़ें हमारी नेचर से ही जुड़ी हुई हैं। औजारों का प्रयोग मुख्य रूप से वृक्षों को काटने के लिए किया जाता था। औजार से मतलब यहाँ पे लोहा नहीं है, यहाँ औजार भी पत्थर के ही हैं सारे के सारे। इसमें कंदमूलों को खोदने, लकड़ी चीरने या फिर शहद की प्राप्ति करना, ये सारे ही काम जो है पत्थर के आधार पर ही होते थे। ठीक है, पत्थर के औजार को जो है हम दो आधार पर बांटते हैं। आदिकाल को जो है हम दो भाग में बांटते हैं। इसका पहला जो है हमारा मूल औजार, यानी कि जो बेसिक औजार थे जो कि बड़े पत्थरों से बनाए गए थे और उनको बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगी थी। उस टाइम पे मानव की इतना समझ भी नहीं थी किस तरीके से इसको विकसित किया जाए या कैसे इसको बनाया जाए। ठीक है,
और दूसरा आता है हमारा जो कि पाषाण काल से संबंधित था। ठीक है, ये हमारा पाषाण काल से संबंधित था। लेकिन दूसरा जो आता है वो आता है हमारा शुल्क औजार। शुल्क औजार वो थे जो कि पत्थर तो थे ये भी, लेकिन ये पत्थर थोड़े ऐसे थे, धारदार और ज़्यादा नुकीले पत्थर थे। मैं आपके यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं कि शुल्क औजार आपके ये वाले हैं। ये वाला जो हमारा पाषाण काल था, पाषाण मतलब होता है पत्थर, ये वाला जो हमारा पाषाण काल था वो हमारा मध्य पाषाण काल से संबंधित था। अब जब व्यक्ति पाषाण काल से मध्य पाषाण काल की तरफ जा रहा था, उस टाइम पे क्या हुआ कि मानव को जो है जीव जंतुओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो चुकी थी और वो अधिक ज़्यादा जागरूक हो चुका था। अब वह गुफाओं में रहने लगा था। पहले जो कि वो सिर्फ जंगलों में खुलेआम रहता था, पेड़ पौधों के नीचे, वो ऐसे ही रहते थे, ना उनकी कोई झोपड़ी होती थी ना कुछ होता था। लेकिन जब वो आगे बढ़ता चला गया तो अब जो है वो गुफाओं में रहने लगा, झीलों के किनारे रहने लगा, ताकि उनको पानी आसानी से मिल सके, यानी कि प्राकृतिक स्थलों में वो शरण लेने लगा था। इसी को हम जो है यहाँ पे अंतर संबंध कहते हैं। ठीक है, इसने जो है मानव प्राकृतिक अंतर संबंध को एक तरह से विकास किया, इसको विकसित किया, और इसे जो है सबसे बड़ा या फिर महत्वपूर्ण प्रभाव इसका माना जा सकता है। मानव को आखिर तक संग्रहकर्ता स्थिति से कृषि की स्थिति तक आने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा। ये टाइम पीरियड कोई 1-2 साल का नहीं था, ये सालों साल का रहा, और इसमें कितने साल लगे एक्चुअल में ये असल में अभी तक हमें पता ही नहीं है। इतिहास की एक बात है कि ये असल में तथ्यों पर आधारित होता है, इसे हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। आरंभिक काल में जो है, यानी कि जो स्टार्टिंग का काल था मानव का, उसमें वो सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों पर ही अपने आप को जिंदा रखता था। उसके अलावा उसमें उसके पास कुछ भी नहीं था। जैसे आज के टाइम में हम देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अप्राकृतिक हैं, लेकिन मानव उनका आज भी प्रयोग कर रहा है। लेकिन अब जो है मानव की इतनी समझ बढ़ चुकी थी, जब वो मतलब खेती करने लगा था, अब आगे आगे मानव खेती भी करने लगा था। अभी तक यहाँ लोहे की चीज़ें नहीं मिली थी हमें, लेकिन लकड़ी से ही वो जो है हल बना के, लकड़ी को आगे से जला के, उसको हार्ड करके, उससे वो हल बना के मट्टी को खोदता था। अब वो क्या हुआ कि वो अनाज भी खाने लगा, अनाज खाने लगा, फलों को खाने लगा, साथ साथ में मांस भी वो खाने लगा। अब जो है मांस को वो ज़्यादा सुरक्षित रख सकता था। अनाज भी खाने लगा, वो मांस भी खाने लगा, और साथ साथ में वो मांस को अब मतलब उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें खोज ली थी जिससे वो देख सकते थे कि मांस को ज़्यादा टाइम तक चलाया जा सकता है। लेकिन साथ साथ में यहाँ पे एक चीज़ और होती गई, जनसंख्या वृद्धि, जो कि थोड़ा सा इसने मतलब कि थोड़ा सा स्थिति खराब कर दी जनसंख्या वृद्धि ने। उस टाइम पे भी ऐसा नहीं है कि जनसंख्या नहीं बढ़ती थी, जनसंख्या वृद्धि ने थोड़ी बहुत यहाँ पे उछल पुथल इसमें मचाई के रखी। अब इस टाइम पे जो है मानव कृषि करना सीख गया था। कृषक समाज, यहाँ पे इसलिए इसको कृषक समाज कहा जाता है, जब यानी कि मानव कृषि करना सीख गया था। कृषक समाज में बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, क्योंकि अब जब जनसंख्या बढ़ चुकी थी तो जाहिर सी बात है उनको खाने पीने के लिए चीज़ें भी ज़्यादा चाहिए होंगी। इस चीज़ से जो है मानव प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की एक ऐसी श्रृंखला आरंभ हो गई, शुरू हो गई थी। दोहन मतलब कि उसको मतलब एक तरीके से प्राकृतिक संसाधनों को काटना, उनको अपने हित में ज़्यादा प्रयोग लेना, उनको लगाना, ना सिर्फ काटना ही काटना। इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से श्रेणीबद्ध समाज का उदय हुआ। ये सभी वर्ग जो है अपने स्वार्थपूर्ण हेतु प्रकृति का दोहन अलग अलग तरीके से करने लगे, क्योंकि अब मानव बहुत ज़्यादा मतलब मानव की प्रजाति होने लग रही थी उस टाइम पे, और उन्होंने जो है प्रकृति को अपने अपने हिसाब से अपने अपने हित में लेने लगे, उसका प्रयोग करने लगे। इस तरह जो है मानव के और साथ साथ में प्रकृति के संबंध जो है वो बिगड़ते चले गए। इसका परिणाम क्या हुआ कि तत्कालीन मानव प्रस्थलों एवं सभ्यता को इसका जो है परिणाम झेलना पड़ा। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में आपने सुना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता थी, जिसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा जानकारी आई थिंक प्राप्त है। ठीक है, लेकिन उसका भी पतन हुआ। वहाँ पे एक अच्छा खासा ऐसा शहर था जैसा हम आज के टाइम में देखते हैं। साथ साथ में हड़प्पा सभ्यता भी हम कह सकते हैं, ठीक है, और मोहनजोदाड़ो, वो दोनों भी शहर ऐसे ही थे। लेकिन इसके पतन में जो है हमें परिस्थिति का ही महत्वपूर्ण योगदान मिला। अभी तक जो हमें पता चला कि परिस्थिति के कारण ही ऐसा हुआ होगा। इससे यह स्पष्ट हुआ कि मानव और प्रकृति के बीच जो है सामंजस्य टूट रहा था। सामंजस्य मतलब उसके बीच का तालमेल था, वो उसका टूटता जा रहा था। अब बात करते हैं हम आधुनिक औद्योगिक युग की। आधुनिक मतलब होता है आज के समय से, जो भी हाल का ही समय रहा है। देखिए, अब तक हमने बात की थी जो थी वो हड़प्पा सभ्यता या फिर मतलब आरंभिक मानव के समाज के बारे में बात की थी, लेकिन हमें यहाँ पूरा ही अब तक के बारे में बताया गया है। आधुनिक औद्योगिक युग में क्या है कि ऊर्जा की निरंतर बढ़ती मांगों के कारण, ऊर्जा से क्या मतलब है, पावर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखने को मिला, अब इस टाइम पे सब कुछ विकसित हो चुका है,
जैसी ज़िंदगी हम आज निर्वाह कर रहे हैं, जी रहे हैं, ऐसी ही ज़िंदगी समझिए। आधुनिक की जो ज़िंदगी थी वो बिल्कुल ऐसे ही समझिए। अब यहाँ पे ऊर्जा की जो है बढ़ती मांग के कारण क्या हुआ, कोयला, पेट्रोलियम, ये जो हमारे खनिज पदार्थ थे ये अभी हाल ही में निकले थे, ठीक है। उन दिनों की बात है कि इनका प्रयोग या फिर इनको इस्तेमाल करना या फिर ये चीज़ें क्या थी, इनका मतलब इनसे कैसे ऊर्जा बनाई जा सकती थी, इनके स्रोतों की अभी हाल ही में खोज की गई थी। परंतु ऊर्जा के जो जीवाश्म थे उनके रूपों से लापरवाही के कारण, क्योंकि इसको अंधाधुंध प्रयोग किया गया और ऐसे काम में प्रयोग किया गया जिसमें शायद उनका प्रयोग ना भी किया जाए तो भी वो कोई इसका खास फर्क नहीं पड़ता, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो है बेकार कामों में प्रयोग किया गया है, या फिर इसको बहुत ज़्यादा स्तर पे निकाल के जलाया गया जैसे कोयला या पेट्रोलियम, जिसका कारण शायद यही मानव ही है, ठीक है। इसके लापरवाही के कारण यह संकट की स्थिति में यह पहुंच गया है। आज के टाइम की बात की जा रही है यहाँ पे। सभी प्रकार के उद्योगों में अंधाधुंध वृद्धि ने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को उत्पन्न किया। हम देखते हैं कि आज के टाइम में भी हमारा जो है पर्यावरण की प्रदूषण की समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। आए दिन दिल्ली में हम देख सकते हैं पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि आज जो है हम गंभीर पर्यावरण का संकट का सामना कर रहे हैं। अगर असल मायने में पर्यावरण का संकट देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा संकट है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान सांस ही नहीं ले सकता तो वो जिएगा कैसे, वो जिंदा ही नहीं रह सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है जैसे कि ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस में भी था, ये पहले भी आपको पढ़ाया गया काफ़ी बार, इसलिए हम इसे डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा लेंथी भी हो जाएगा, इसलिए छोड़ देते हैं इस ग्रीन हाउस प्रभाव को। इसके अलावा यहाँ पे एक और बात बताई गई है, सन 1330 और 1340 के बीच की बात है ये। इस टाइम पे क्या हुआ कि रासायनिक क्रांति ने अपने ऐसे कृत्रिम वस्तुओं को विकसित किया जो प्राकृतिक रूप से विघटित होने वाली नहीं थी, ठीक है। रासायनिक चीज़ें आप समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि आज के हम पॉली बैग की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लास्टिक की जो पन्नी बनाई गई है वो ऐसी है कि जिसे हम मिट्टी में दबा देते हैं तो वो बिल्कुल जल्दी से प्राकृतिक के साथ विघटित नहीं होती है। वहीं पे हम पेपर की बात करें, कागज़ की, तो उसको मिट्टी में दबा देते हैं, वो गल सड़ के जल्दी ही राख हो जाता है, उसमें मतलब मिक्स हो जाता है। ये होती है प्राकृतिक विघटित होने वाली चीज़ें, ठीक है। और जो हमारी पन्नी है वो प्राकृतिक के साथ नहीं घुलती है, उसको 400-500 साल लग जाते हैं घुलने में, ख़राब होने में, पूरी तरह नष्ट होने में। इतने में वो जो है दोबारा से ही और ज़्यादा उसके लेयर के ऊपर लेयर बन जाती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रकृति को हानि पहुँचती है। इसी तरह जो है नाभिकीय ईंधन का उचित तथा प्रभावी अवशिष्ट अपघटन करने की कठिनाई वैज्ञानिक व तकनीक असफलता के स्पष्ट प्रमाण हैं। अगर हम पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल के बीच की बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले जो है मनुष्य ने औजारों के रूप में पत्थर के टुकड़ों को अपने, या फिर पत्थर के टुकड़े या फिर साबुत पत्थर या फिर उसके आसपास के अन्य चीज़ें, अन्य प्राकृतिक चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू किया। और पत्थर के औजार का प्रयोग मुख्य रूप से जो है वृक्षों को काटने के लिए किया जाता था, कंदमूल को खोदने के लिए किया जाता था, किसी मांस को चीरने या फाड़ने के लिए किया जाता था, या किसी जानवर को मारने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था, लकड़ी चीरने के लिए या फिर शहद की प्राप्ति के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता था। साथ साथ में पाषाण काल में जो है औजार में सबसे महत्वपूर्ण थी कुल्हाड़ी। ये कुल्हाड़ी लोहे की नहीं थी, पाषाण काल में जो थी, पाषाण से मतलब होता है पत्थर वाला काल, ठीक है। पाषाण कालीन मतलब पत्थर वाला जो टाइम पीरियड था वो वाला। यहाँ पे जो कुल्हाड़ी बनाई गई थी इसमें नीचे लकड़ी का बैठा था, ऊपर उसमें पत्थर था, ठीक है। वो बांधा गया था, आपने जैसे कार्टून वगैरह में भी देखा होगा, पत्थर की कुल्हाड़ी थी यहाँ पे। ये सबसे ज़्यादा प्रभावपूर्ण थी क्योंकि ये हर काम कर सकती थी, फेंक के मारने के भी काम आती थी, किसी चीज़ को तोड़ने के भी काम आती थी, जैसे हड्डी वगैरह किसी को भी। पाषाणकालीन अवस्था के बाद मिले औजारों में हम सबसे महत्वपूर्ण बदलाव देखते हैं। पाषाणकालीन अवस्था में जो हमें औजार मिले उसमें क्या बदलाव था, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और मध्य पाषाण काल में ये औजार जो है धारदार एवं सूक्ष्म रूप से मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। मध्यकालीन पाषाण में यही हुआ था कि यहाँ पे जो हमें धारदार औजार ज़्यादा मिलते हैं। अब मनुष्य जो है पत्थर को घिस के उसमें धार बनाने लगा था और वो सब चीज़ें मतलब समझ रहा था। इस अवस्था को जो है मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस अवस्था में जो है औजार उद्योग पर मानव का अधिक नियंत्रण देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे मनुष्य अब औजारों को ज़्यादा अच्छे तरीके से विकसित करा था। जहाँ पत्थर पहले भारी भारी हुआ करते थे वो सीधा उठा कर फेंक देते, लेकिन अब ऐसा नहीं होता था। अब ये जो है काफ़ी हल्के किस्म के होते थे, यानी कि पतले पत्थर लेकिन ज़्यादा घातक पत्थर ये बनाने लगे थे, इसलिए इनको औजारों का नाम दिया गया है। इनका प्रयोग जो है जानवर पर घातक हमले के लिए किया जाता था। इसके अलावा सूक्ष्म पाषाण उपकरण के निर्माण में भी अन्य सामग्री का प्रयोग होने लगा था। जानवर की हड्डी, उनके सींग, जानवर की हड्डी को भी अब
औजार के रूप में यूज़ किया जाने लगा था। साथ साथ में उनके सींग, क्योंकि सींग एकदम से काफ़ी ज़्यादा घातक हथियार वो ऑलरेडी बने बनाए थे, उनको आगे से पहना करके और ज़्यादा उनको भी प्रयोग में लाया जाने लगा। साथ में यहाँ बाँस, क्योंकि मनुष्य ने यहाँ बाँस खोज लिया था, बाँस तथा लकड़ी का प्रयोग अब प्रचलन में आ चुका था। लकड़ी को भी काफ़ी अच्छे तरीके से मानव ने अब सीख लिया था उसका प्रयोग करना। इस काल के उपकरण और विकसित तकनीकों को देख के मतलब हमें सब चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, लगभग इसी काल के आसपास जो है हमें आरंभिक शैल चित्रों के नमूने प्राप्त होते हैं। शैल चित्र आपने देखा होगा, जो गुफाओं के अंदर चित्र बने हुए थे, ये मतलब चित्र काफ़ी अच्छे बने हुए थे और उसके अंदर रंग भी भरा हुआ हमें देखने को मिलता है, लेकिन रंग थोड़ा आगे वाले टाइम पीरियड में यानी कि बाद में हमें देखने को मिलता है। ये जो चित्र बनाए गए थे दीवारों पर खोद के बनाए गए थे, जो कि पत्थर से ही खोद के बनाए गए थे। इस काल तक जो है मनुष्य जीव जंतुओं के बारे में बहुत ही अधिक जागरूक हो चुका था। हम जब शैल चित्र में देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें हमें ऐसे चित्र भी प्राप्त हुए हैं गुफाओं के अंदर, जैसे कि मनुष्य एक भाला लेके जानवर के पीछे भाग रहा है उसको मारने के लिए। इस तरह के चित्र भी हमें देखने को यहाँ पे मिले हैं। अब मानव जो है अधिक कृषि जब, ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण यही है, सिर्फ इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण यही है पाषाण काल में कि पत्थरों के बारे में दो तरह के ही थे। ठीक है, स्पष्ट रूप से बात की जाए तो बस इतना है कि जब पाषाण काल आया तो मनुष्य जंगलों को छोड़ छोड़ के, मतलब जंगलों को यूज़ करते थे, उन्होंने सिर्फ रहने की जगह अपनी चेंज कर ली थी। वो गुफाओं में रहने लगे थे या फिर कोई टीलों के वगैरह के प्राकृतिक स्थलों में अपना शरण लेने लगा था मनुष्य। कृषि के आने से क्या हुआ कि मानव के संबंध पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी बात अगर की जाए तो अब मानव जो है खाद्य सामग्री से अलग हटकर, क्योंकि अब जो है मनुष्य पहले क्या करता था, सिर्फ वो खाता था और घूमता फिरता सोता जो मर्जी करता था, उसके पास और कोई काम नहीं था। लेकिन अब काम बढ़ते चले गए। अब जो है मानव खाने की सामग्री से अलग हटके, क्योंकि उसके पास अब खेती की चीज़ें ऐसी थी जो कि वो संग्रह करके रखता था, स्टोर करके रखता था। अब वो जो है वो शिल्प कला में लगने लग गया, तकनीकी विकास के लिए पर्याप्त समय देने लगा। तकनीकी विकास से वही है हमारा जो मतलब चीज़ों को मतलब अच्छे से समझ रहा था, उनको कर रहा था। अब लेकिन उसने क्या काम करा, कृषि पर नियंत्रण कर लिया उसने। ठीक है, कृषि पर नियंत्रण से क्या हुआ कि भोजन प्राप्ति के बहुत सारे उसके पास साधन हो गए। जैसे मैंने आपको बताया, फल मिल गया, अनाज मिल गया। अब ये चीज़ें ऐसी थी जिसको लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज करके रखा जा सकता था। और भी अन्य ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कृषि से उसको प्राप्त होती थी, जो वो खुद नहीं लगाता था लेकिन उसे प्राकृतिक रूप से मिल जाती थी। मानव के पास अधिक समय बचने लगा। क्यों? क्योंकि कृषि जो है एक ऐसा काम था जो कि मौसमी कार्य था। उसके पास टाइम काफ़ी बचने लगा कृषि करने के बाद भी। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण दूसरी ओर क्या हुआ कि जनसंख्या वृद्धि जो है अधिक कृषि उत्पादन के लिए, अच्छे उपकरणों, सिंचाई के लिए अच्छी तकनीक की मांग बढ़ी। क्योंकि अब जनसंख्या वृद्धि होने लगी थी, अब उनसे इनका इतना काम नहीं चल रहा था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि धातु का प्रयोग प्रचलन में आया। अब यहाँ पे जब मनुष्य को खोज हुई तांबा की, सबसे पहले जो हमें पदार्थ मिलता है वो मिलता है तांबा। ठीक है, यहाँ पे अब धातु का प्रयोग मनुष्य करने लगा था, लेकिन अभी तक इसको पिघालने की पद्धति इनको नहीं मिली थी। लेकिन ये घिसने की पद्धति से पहले ही प्रचलित थे। इसको पता था कि मनुष्य को कि कैसे चीज़ों को घिसा जा सकता है, कैसे उनको धाधा बनाया जा सकता है। तो वो क्या काम करने लगे, मनुष्य चीज़ों को जो है धाधा बनाने लगे। और धातु कर्म, यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड बनाया है धातु कर्म। ठीक है, यानी कि धातु का काम, इसका अर्थ होता है धातु कर्म का धातु का काम। अब इस पद्धति का विकास हुआ और धातु कर्म की यह विशेषता थी कि इसके लिए उच्च कोटि की दक्षता और विशेष ज्ञान की आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि ये जो धातु कर्म था इसमें थोड़ा सा और मतलब फिनिशिंग हमें काम में देखने को मिली थी। शायद यहाँ पे हो सकता है अब मनुष्य ने तांबे को गला लिया हो या फिर उसे और कोई भी चीज़ें जमीन से प्राप्त हो गई हो। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अब जो है हर कोई व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता था धातु कर्म का। कुछ स्पेशली व्यक्ति थे या फिर हम कह सकते हैं इसके लिए थोड़ी ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत थी कि इसको किस तरह से घिसा जाए, कैसे इसको डायरेक्शन दी जाए, कैसे इसको हम ज़्यादा धारदार बना सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे एक व्यवसाय के रूप में ये सामने आता है हमारा धातु कर्म। समाज का एक, इसके साथ साथ ही समाज का धीरे धीरे एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होने लगा जिसमें जो है अनाज का सीधा संबंध नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अनाज को साइड बिजनेस की तरह भी या फिर साइड काम की तरह भी कर सकते थे। कृषि पर आधारित समाज का हम एक मिश्रित सामाजिक रचना के रूप में वर्णन कर सकते हैं। मिश्रित यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे मनुष्य तीनों ही काम कर रहा था। धातु कर्म जैसे काम भी वो कर रहा था, खेती भी कर रहा था, साथ में अपना जो काम था वो भी वो कर रहा था, जैसे कि जानवरों को मारना, शिकार करना। जबकि पहले सिर्फ वो शिकार का ही काम कर रहा था, उससे पहले वो शिकार का काम नहीं कर रहा था। अब देखिए, मैंने आपको भी एक नाम और बताया था, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की यहाँ पे भूमिका सबसे ज़्यादा क्यों रहती है वो मैं आपको अब बताता हूँ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चार्ल्स डार्विन के यहाँ पे विचार जो हैं। देखिए, 18वीं शताब्दी तक अगर बात की जाए, 18वीं शताब्दी का मतलब है कि सन 1700 के आसपास की बात। ठीक है,
1700 से लेके 1799 तक की बात यहाँ पे आएगी, वो हमारी 18वीं शताब्दी के अंदर आएगी। 18वीं सदी, सॉरी शताब्दी नहीं सदी, 18वीं सदी तक जो है मानव और प्रकृति के बीच जो है विकास के विषयों में एक देवी दृष्टिकोण प्रचलन में था, यानी कि ये सब भगवान द्वारा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 18वीं शताब्दी से पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ यही सोचते थे मनुष्य कि देवी या फिर किसी भगवान के द्वारा दिया गया ये सब चीज़ें हैं। लेकिन 19वीं सदी में चार्ल्स डार्विन ने ये जो विचारधारा थी ये गलत बिल्कुल सिद्ध कर दी। 19वीं सदी से मतलब है सन 1800 से बात की बात। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने जो है बताया कि ये सब मानव द्वारा है, क्योंकि प्रकृति अपने आप ही उगती जाती है, उसको कोई नहीं उगाता, ऐसा चार्ल्स डार्विन का कहना था। और इन्होंने इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रजातियों की उत्पत्ति। इन्होंने इस पुस्तक में बताया कि प्रजातियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, कैसे हुई है, सारी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर डिस्क्राइब कर दी है। और इस बात से प्रमाण मिलता है कि जो भी चीज़ें हम देखते हैं समाज के अंदर या फिर जंगलों के अंदर, जो भी मनुष्य उस टाइम पे देखता था वो देवी या फिर भगवान के द्वारा दी गई नहीं है। वो सब चीज़ें प्राकृतिक रूप से ही युक्ति हैं और साथ साथ ही मनुष्य के द्वारा ही की गई उसकी सभी चीज़ें हैं। ठीक है, विभिन्न प्रजातियों विकास के लिए नियमित दौर से गुजरी है। मतलब ये जो हम चीज़ें देखते हैं ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हमारे पास तक आ गई, इसके बीच में काफ़ी सारी प्रजातियाँ आई हैं, काफ़ी चीज़ें विकास हुआ है, मैंने काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी ज़्यादा लेंथी टाइम लगा है, ये कहना है चार्ल्स डार्विन का। परिवर्तन की यह विशिष्टता आने वाले पीढ़ियों को विरासत में मिलती रही। जैसे कि अब मानव मान लीजिए तांबा खोज लेता है, तो आने वाले टाइम में लोगों को समझ आ चुका था कि तांबा क्या चीज़ है, कैसे उसको गलाया जा सकता है, कैसे उसको सांचे में ढाल सकते हैं, कैसे उससे चीज़ें तैयार की जा सकती हैं। ये होता है विरासत में मिलना। ये आने वाली पीढ़ियों से सब चीज़ें विरासत में मिली है। जैसे हम आज के टाइम में फ़ोन की बात करें या किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि नई प्रजातियों का जन्म हुआ। तो इस तरीके से हमारी सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो गाइस इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। जाते जाते चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो सारी मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में और नीचे डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर आई बटन में आपको सारी वीडियो दे दी गई है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।